तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमारी जो सीरीज़ थी डाटा एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट सीरीज जो हमारी थी, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, जो एमसीक्यूज, जो हमारी फर्स्ट एमसीक्यू जो सीरीज थी, वो आपकी किस पर बेस्ड थी? वो थी आपकी एग्जाम्पल। टोटल आपकी एनसीईआरटी 1 प्लस एनसीईआरटी 2 के मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करा दिए थे। टोटल 180 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर कराए थे। नेक्स्ट जो हमारी एमसीक्यू सीरीज थी नीट की, सीयूटी की, उसमें मैंने आपको जो हमारी ये कंटिन्यू हो रही है, मैंने फर्स्ट 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जो किससे रिलेटेड थे आपके? वो रिलेटेड थे आपके डाटा एंड एग्जाम्पल डाटा एंड साइंटिस्ट बेस्ड। क्योंकि आपको पता है कि जो नीट 2025 में आपसे साइंटिस्ट बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए मैंने आपको एक पूरी सीरीज जो कि डाटा और साइंटिस्ट बेस्ड पर मैंने करा दिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। हम थे हमारे 101 क्वेश्चन नंबर पे। तो आइए देखते हैं 100 हमारा 1 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो फॉर व्हाट contribution did Melvin Kelvin receive the Nobel Prize in 1961? तो आपने पता होगा जो केल्विन साइकिल किसने, C3 एंड C4 जो होती है वो केल्विन साइकिल्स होती हैं, उसके बारे में। तो इन्होंने क्या बताया था मेल्विन केल्विन ने, जिन्हें उस पर नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। तो डिस्कवरी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये गलत हो जाएगा। ये किसने बताया था आपके? हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, ये आपको पता ही है, पैलेट ने की थी, जॉर्ज पैलेट ने की थी, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। एंड फ्लूइड मॉर्जिंग मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पता चल गया इन्होंने क्या किया था मेल्विन केल्विन ने, इन्होंने मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 102 देखते हैं। Which radioactive isotope was used by Kelvin to study photosynthesis? फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए जो माल्विन केल्विन थे, उन्होंने कौन सा आइसोटॉप लिया था? तो उन्होंने लिया था आपका C14। आपको पता होना चाहिए C14 ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन। इससे क्या एक और चीज़ होती है जो एवोल्यूशन चैप्टर में हम देखेंगे, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इस पॉइंट को भी अब अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 103 क्वेश्चन हमारा नंबर। तो 103 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि जोसेफ प्रिस्टले थे, इन्होंने क्या किया था? मैंने आपको बताया था ये साइंटिस्ट आपका अच्छे से ध्यान रखने, इन्होंने किया था आपका वेल जार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसमें क्या बताया था, जो प्लांट होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एंड O2 रिलीज करते हैं। जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक प्लांट लिया था, एक रेट लिया था, चूहा लिया था, और क्या लिया था, एक बर्निंग कैंडल ली थी। तो बर्निंग कैंडल से CO2 रिलीज हो रहा था जो कि प्लांट ले रहा था, प्लांट O2 रिलीज कर रहा था जो कि आपका रेट ले रहा था। तो ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से चल रहा था। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले इन बेलजार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा एक्सपेरिमेंट इससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो आइए देखते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, गलत। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। प्लांट रिस्टोर टू द एयर वाट एवर बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल्स रिमूव। प्लांट क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है आपकी CO2 को, स्टोर कर लिया उसने CO2 को, भले ही बर्निंग कैंडल यहाँ पर बंद हो जाए, एनिमल्स ब्रीथ करना बंद कर दें, लेकिन जो प्लांट होता है वो रिस्टोर कर लेता है। इसको ऑप्शन के बाद अब देखते हैं थर्ड। सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, प्लांट के लिए सनलाइट तो बहुत जरूरी होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो क्लोरोफिल बनाने का काम करती है। प्लांट रिलीज नाइट्रोजन, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर सेकंड यहाँ से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वाला भी रॉन्ग हो गया आपका स्टेटमेंट, थर्ड भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, आपका सेकंड राइट आ गया। सारे आपके रॉन्ग है, मैंने बता दिए। प्लांट रिस्टोर टू द एयर, CO2 को स्टोर कर लेते हैं, भले बर्निंग कैंडल या ब्रीथिंग एनिमल इस सिस्टम से अलग हो जाए, जो कि सिस्टम किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले। कौन सा? बेलजार एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपकी, जैन इंजन हाउस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। तो इंजन हाउस से आपको याद रखना है इंजन कैसे काम करेगा, इंजन बताइए कैसे काम करेगा।
सॉरी, आपका इंजन कैसे काम करेगा? जो प्लांट होते हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किससे लेने का काम करेंगे? क्लोरोफिल किसमें? आपके सनलाइट में वो लेने का काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जेन इंजन हाउस से आप याद करेंगे। इसको हमने कैसे याद करा था? इंजन, इंजन क्या करने का काम करता है? जनरेट एनर्जी, जो एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। और एनर्जी का कैसे होगा? वो किससे मिलती है? वो मिलती है आपकी सनलाइट। सनलाइट क्योंकि फॉर्म करता है, यहीं पर सारी चीज़ें सनलाइट में होती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा जेन इंजन हाउस डेमोन्स्ट्रेटेड प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ओनली इन डार्कनेस। रॉन्ग, जरूरी नहीं है कि वो डार्कनेस में ही सारी चीज़ें। अब जेन इंजन है उसको पता चल गया आपको एनर्जी के बारे में बताता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ओनली इन डार्कनेस, ओनली इन डार्कनेस तो रॉन्ग, सनलाइट में भी करता है। प्लांट प्योरीफाई एयर इवन विदाउट सनलाइट, विदाउट सनलाइट के भी ये एयर प्योरीफाई, रॉन्ग, CO2 का CO2 ले ही नहीं पाएगा। ओनली द ग्रीन प्लांट ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन सनलाइट। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ऑक्सीजन इज रिलीज बाय रूट ऑफ द प्लांट, गलत। आपको पता चलेगा कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के वो रिलीज करते हैं आपकी ऑक्सीजन इन सनलाइट। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो आपको कौन सा बचा? थर्ड ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो आपकी ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करते हैं सनलाइट में। इसके बाद होता है TW एंगलमैन। एंगलमैन से आपको याद रखना है एंगल से, सारी चीज़ें एंगल से आपको याद रखना है। अब क्या हुआ था? TW एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया उन्होंने लिए थे। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, उन्होंने उसमें क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि एंगल से आपको सारी चीज़ ध्यान रखनी है। तो कुछ एंगल्स होते जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन इज इवॉल्व मेनली इन ग्रीन प्लांट, तो TW एंगलमैन ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। इन्होंने बताया था कि जो ब्लू एंड रेड लाइट होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ब्लू एंड रेड लाइट पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये वाला पॉइंट किसने बताया? TW एंगलमैन ने बताया था। इसके बाद फोटोसिंथेसिस अकर इक्वली अंडर ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ पर एक जैसी, बिल्कुल रॉन्ग। ब्लू एंड रेड लाइट पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ शो करते हैं। ओनली इंफ्रारेड लाइट ड्राइव फोटोसिंथेसिस, रॉन्ग, इस पर नहीं होती है, सभी पर इस पर होती है कि ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ शो करता है ब्लू एंड रेड लाइट पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 105 हो गया। आइए देखते हैं 106 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू बेल, नील, नील से आपको याद रखना है नीला जल जो होता है वो नीला होता है, नीर बोलते हैं। पानी जो होता है उसे हम नीर बोलते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ पर H2O, इन्होंने H2O के बारे में बताया था इन ग्रीन प्लांट्स में, पानी के बारे में। द हाइड्रोजन डोनर, और इन्होंने बताया क्या कि जो हाइड्रोजन होता है H2O में, जो ऑक्सीजन को जो डोनेट करता है वो कौन सा होता है आपका? हाइड्रोजन। इस पॉइंट का आप अच्छे से ध्यान रखना है। वहीं जो H2S है वहाँ पर जो सल्फर होता है, सल्फर होता है H2 आपका सल्फर डोनेट नहीं करता, नहीं करता सल्फर आपका H2 डोनेट। यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन डोनर होता है जो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? H2। आपसे किससे याद रखना है ट्रिक से? नील, नील मतलब होता है, मतलब होता है नीर, नीर मतलब पानी, H2 से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 107 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। आइए देखते हैं 107 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि ब्लैक मैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बात हो रही है जो कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। स्टेट दैट, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन ऑप्शन कहता है कि द रेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर दैट इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। इसको पहले जस्ट अभी छोड़ते हैं, ये वाला आप ध्यान रखिए कि जो रेट्स ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, डिटरमाइन किस पर आधारित होती है? आपकी फैक्टर, कि उसके पास कौन सा ज़्यादा क्लोज फैक्टर है, क्योंकि ऑप्टिमम वैल्यू वहीं से सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल फैक्टर अफेक्ट द प्रोसेस इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल। सारे फैक्टर इक्वली तो अफेक्ट नहीं करते हैं, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। टेम्परेचर इज ऑलवेज द लिमिटिंग फैक्टर इन बायोकेमिकल प्रोसेस, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा ही लिमिटिंग फैक्टर हो। सनलाइट हो सकती है लिमिटिंग फैक्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वाटर हो सकता है। ओनली लाइट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नॉट अदर फैक्टर, रॉन्ग, जरूरी थोड़ी ना लाइट ही आपकी अफेक्ट करे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एंड मैनी अदर रिस्पॉन्सिबल थिंग्स
सारी चीज़ें, तो आपके 3 ऑप्शन तो देखिए यहीं से वैसे ही कैंसिल होगा, क्योंकि अगर आपको ये भी ऑप्शन पता नहीं होगा तो आपसे इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको अलग-अलग बेस बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैचिंग का, आप एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चनों को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती हैं वो किस पर डिटरमाइन होती हैं? फैक्टर इट इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, जो उसके पास में होगा ऑप्टिमम वैल्यू कर लेगा, वहीं पर चीज़ें डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 108 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ये कहता है आपका द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आल्सो कॉल्ड द ईएमपी पाथवे, इसे हम बोलते हैं एम्बेडेड मेट्रियड पाथवे, एम्बेडेड मेट्रिड पाथवे। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ईएमपी पाथवे होता है ये किसने प्रपोज किया था? ये तो आपको पता ही होगा, ईएमपी पाथवे प्रपोज किया था आपका मेल्विन C3। ये रॉन्ग हो जाएगा सबसे पहले तो। एंड इंजन हाउस इन्होंने किसके बारे में बताया था? सनलाइट के बारे में, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जॉलियस वॉन सेक्स, इन्होंने किसके बारे में बताया था? सेक्स से आपको याद रखना है, सेक्स मतलब शुगर की बोरी, मतलब ग्लूकोज की बोरी, ये रॉन्ग हो जाएगा वैसे ही। कॉलियस वॉन नील इन्होंने वाटर के बारे में बताया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को इजिली पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली लगा, जैसे एमपी पाथवे आपको पता है कि किसने इसको प्रपोज किया था, आपका एम्बेडन, मेयरऑफ एंड पार्नस ने इसको इसका प्रपोज किया था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर टीसीए जो साइकिल होती है, जिसे हम आल्सो नॉन एज क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, वह फर्स्ट एलुसिडेटेड बाई, सबसे पहले किसने इसको बताया था? जो टीसीए, जस्ट 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो टीसीए साइकिल होती है, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्रैब साइकिल होती है उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो बताइए, वाज आल्सो द क्रैब साइकिल वाज फर्स्ट एलुसिडेटेड बाई, सबसे पहले इसे किसने बताया था? तो आप देखो एक चीज ध्यान रखिए, मेयर ऑफ, जस्ट अभी आपने पढ़ा, इन्होंने क्या बताया था आपको? बताइए। ये देखिए, ये देखिए मेयर ऑफ आपने जस्ट पढ़ा, इन्होंने आपको ईएमपी पाथवे के बारे में बताया था। तो आपको पता चला ईएमपी पाथवे, ये वाला स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, क्रैब साइकिल बारे में बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखिए एम्बेडन, ये भी रॉन्ग हो जाएगी, ये इन्होंने भी आपको ईएमपी पाथवे के बारे में बताया। मैनविल C3 बताया। तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और बाकी आपको पता है टीसीएस साइकिल क्रैब साइकिल किसने? हेंस क्रैब ने इसको प्रपोज किया था। यहाँ पर आपका हेंस क्रैब आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सारे पॉइंट इसीलिए चीज़ें डिस्कस करके बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फंसते हैं तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक एमसीक्यू जो रहता है वो आपको 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है। एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन, तो 5 चीज़ें आपकी कवर्ड होती हैं। इस पॉइंट का बच्चे ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व दैट वॉल्यूटाइल बेंड टुवर्ड लाइट। ये आपको जस्ट एज इट इज याद रखने, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड ऑफ ऑक्जेन। तो आप बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। कॉलिप्टाइल बेंड टुवर्ड लाइट, लाइट की तरफ जो कॉलिप्टाइल था ना उसके ऊपर रख दिया था, वो लाइट की तरफ बेंड हो गया था। ये आपको क्या बताता है? इससे हमें पता चला था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी, कि ऑक्सीजन जो होता है लाइट की तरफ मूव करता है। तो इस चीज़ का किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने बताया था। इस पॉइंट का बच्चे ध्यान रखिए। देखिए हेंस क्रैब पता चला, क्रैब साइकिल ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। WM बेंट ने क्या बताया था आपका? फूजलिंग सीडलिंग प्लांट जो थे, फूलिंग सीडलिंग प्लांट राइस, वो इसका ये रॉन्ग हो गया। जॉलियस वॉन सेक्स, ये शुगर की ग्लूकोज की, वो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, बाकी आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपके नीट में इतना टाइम नहीं रहता कि आप सारी चीज़ों को एलिमिनेट करें। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कॉलिप्टाइल बेंट टुवर्ड लाइट कौन? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने इसको पता किया था। नेक्स्ट देखते हैं 111 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं 111 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। विच साइंटिस्ट फर्स्ट रिपोर्टेड दैट कैलस proliferation in tobacco internodal segment with oxygen and nutrient supplement। ये किसने बताया था? सबसे पहले टोबैको प्लांट में उन्होंने क्या बताया था कि जो उसकी तरफ प्रोलिफरेट हो रहा था, इंटरनोड्स वहाँ से ऑक्सीजन की तरफ हो रही थी। ये किसने बताया था? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था ये? तो आपको पता होना चाहिए, स्कूब। ये साइंटिस्ट का नाम था आपका स्कूब, और उसके को वर्कर्स थे जिन्होंने इसके बारे में हमें
बताया था। इसको पता होना चाहिए आपको। जो इसको जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने काइनेटीन के बारे में, और इसमें क्या बताया था आपको, काइनेटीन के बारे में बताया था। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। काइनेटीन की साइकिल है, उस पर स्कूप, इस पर बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कि आप मोटरसाइकिल बना लेंगे, इस पे कौन बैठा है, इसको आप याद रखेंगे। इस पे कौन बैठा है आपका, काइनेटीन बैठा है, और बहुत तेजी से जा रहा है। साइटोकाइनिन प्रमोटिंग सब्सटेंस होता है। तो साइटोकाइनिन को प्रमोट करता है। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो आपको पता चल गया 111 का आंसर क्या है, एफ स्कूप। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, तो आपको पता चल गया कि जो टोबैको, इस तरीके से आपको याद रखने, देखो साइंटिस्ट तो आपको जस्ट एज इट इज याद रखने ही पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, जैसे वो देखिए, जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उन्होंने क्या किया, सनलाइट की तरफ बेंड होगा, इससे पता चला कि ऑक्सीजन होता है। तो वहाँ पर आपने साइंटिस्ट के बारे में देखा, देखिए जैसे ये वाला। अब आपको एज इट इज इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे। पॉलीप्टाइल बेंट ओवर द लाइट हुआ था, जिससे हमें पता चला डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन हुई थी। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। तो ये सारी चीज़ें तो आपको डायरेक्टली याद करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था आपकी कैलस प्रोलिफरेशन एंड टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट। किसने किया था, एफ स्कूप एंड उनके को वर्कर्स ने। नेक्स्ट हम देखते हैं 112 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। 112 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हु आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज काइनेटीन अ साइटोकाइनिन प्रमोटिंग, जस्ट 1 मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ आप बताइए। आप यहाँ से पूछा गया है, हु आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज काइनेटीन अ साइटोकाइनिन प्रमोटिंग सब्सटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटीन लाइक सब्सटेंस जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वो किसने किया, काइनेटीन लाइक सब्सटेंस मोटरसाइकिल होती है जो काइनेटीन की होती है। साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एंजाइम वो होते हैं आपके मिलर। इसको आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, whose which scientists confirm that a volatile substance from ripened orange हास्टिंग रैपनिंग ऑफ बनाना, जो बहुत जल्दी जल्दी पकाने का काम करते हैं, सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं। रैपनिंग ऑफ बनानास वगैरह ये सारी चीज़ें आपको कर देते हैं। वो कौन होते हैं आपके, यहाँ पर क्या रिलीज होती है, रैपनिंग ऑफ बनाना आइडेंटिफाई इथाइलिन। इससे हमें पता चला कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपकी इथाइलिन, जो फ्रूट्स को बहुत जल्दी जल्दी क्या रैपनिंग चढ़ाने का काम करती है, बहुत जल्दी जल्दी क्या मैच्योर करने का काम करती है। मैच्योर फूड, फ्रूट, सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी मैच्योर करने का काम करती है। कहती है सारी चीज़ें जल्दी हो जाओ। तो किसने की थी, इसको आपको पता होना चाहिए। थालीन का किसने किया था, आपका H.H. क्वेश्चंस। तो देखो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या वर्क किए, तो आपको जस्ट एज इट इज याद करने ही पड़ेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो वैसे डिलीटेड हो गया है एनसीईआरटी, लेकिन तो भी आप याद रखेंगे। अल्फोंसो कोर्टी, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि इटालियन एटोनॉमिस्ट थे, इस फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, स्ट्रक्चर ऑफ आई बिल्कुल नहीं किया था, ऑल फैक्ट्री फिजियम ये भी नहीं किया था, ऑडिटरी इन्होंने क्या किया था, ऑर्गन ऑफ कोटाई। आपको कोटाई से याद रखना है। इन्होंने, ये किसका ईयर का पार्ट होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई नहीं कॉक्लिया। इसको आप जैसे इट इज याद कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, इन विच ईयर। तो ये वैसे तो पार्ट डिलीटेड है, लेकिन आपको ऐसे ही आप याद रख लेंगे इसको कि अल्फांजो कोर्टी ने ऑर्गन ऑफ कोटाई कब डिस्कवर्ड किया, ये 1851 में इन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 116 क्वेश्चन नंबर, ये डाटा बेस क्वेश्चन है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट होता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है -196 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका, स्टोर होते हैं आपके, ये देखिए स्टोर स्पर्म, स्टोर स्पर्म भी होते हैं 196 डिग्री एट लिक्विड। इसमें स्टोर होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ये वाला भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होता है आपका मोनोकॉट। ये देखिए वाटर पॉलिनेटेड जो स्पीसीज होती हैं वो अबाउट 30 जेनरा होती हैं। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके करेक्ट
हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 117 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। सीड वियाबिलिटी ऑफ ल्यूपिनस आर्टिकल्स, ये आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है। ये आपके किसमें, कौन से, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन चैप्टर में दे रखा है। ये आपका प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन में दे रखा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सीड वियाबिलिटी, जो सीड वियाबिलिटी का मतलब होता है कि आप इसको अगर, इसकी सीड वियाबिलिटी ऑफ ल्यूपिनस आर्टिकल्स की कितनी होती है, 10,000 ईयर। सबसे पहले तो आपको इसको पता होना चाहिए कि इसकी जो वियाबिलिटी पीरियड होता है, वियाबिलिटी पीरियड का होता है कि ये इसमें, ये वियाबिलिटी पीरियड का मतलब होता है कि दोबारा से आपके जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेटेड पीरियड, इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनको दोबारा 10,000 ईयर में भी अगर आप इसको वो करेंगे, ये किस में चले जाते हैं आपका, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए, डाइपोज स्टेज में चले जाते हैं। ये आपके डाइपोज स्टेज में चले जाते हैं, जिसे हम डोरमेंसी भी बोलते हैं। ये डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब अनफेवरेबल, जस्ट इसको इरेज कर दीजिए, इसका मतलब कुछ और होता है, आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे, डाइपोज हटा दीजिए, डोरमेंसी आप याद रखेंगे। डोरमेंसी मतलब अनफेवरेबल जब कंडीशन आती है, तो ये क्या हो जाती है आपके, ये आपके वियाबिलिटी पीरियड में चले जाते हैं। नेक्स्ट जब इनका सीजन आता है तो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीड का जो वियाबिलिटी पीरियड ल्यूपिनस आर्टिकस का है वो 10,000 ईयर होता है। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग टाइम वो वियाबिलिटी पीरियड होते हैं। तो आपको पता नहीं चाहिए, जैसे राइस है एंड जिसके कुछ फ्यू मंथ, इसका कुछ मंथ होता है, एंड कुछ होते हैं आपकी ऐसी स्पीसीज जिनका फ्यू मिनट होता है, फ्यू हावर्स तक होता है बस वियाबिलिटी पीरियड। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे पता होना चाहिए। एक पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि जितनी भी स्पीसीज हैव डिफरेंट वियाबिलिटी पीरियड, उनका वियाबिलिटी पीरियड अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कहता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो बताइए, सबसे पहले फ्यूनस डिक्टियोटा, तो आपको पता होना चाहिए फ्यूनस डिक्टियोटा जो होता है वो 2000 ईयर इसका वियाबिलिटी पीरियड होता है। तो ये वाला आपका पॉइंट करेक्ट हो गया। ये आपको जस्ट एज इट इज याद रखना है। ल्यूपनस आर्टिकस का 10,000 ईयर होता है, फ्यूनस डिक्टियोटा का आपका 2000 ईयर होता है। नेक्स्ट होता है आपका ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को अगर आपको ग्रो कराना है तो 10% शुगर सॉल्यूशन में इसको रख दीजिए, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका टू सेल स्टेज पॉलिनेशन। टू सेल स्टेज जो पॉलिनेशन होता है, इसको जस्ट अभी इसको हटाइए, पहले ये देखते हैं। हाँ, टेस्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं, ये मान लीजिए ये पता, टेस्टिकुलर लोब्यूजन बोथ टेस्टिस, तो आपको पता हो, पता है ये हमारे कौन से चैप्टर का है, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। तो आपको पता है ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। तो आपको पता चल गया, अगर 250 कंपार्टमेंट ईच में है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 500। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपसे ईच में पूछा गया है, बोथ में पूछा गया है, तो यहाँ पर बोथ पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 500 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टू सेल स्टेज जो पॉलिनेशन होता है वो लेस देन 60% में होता है, ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा कि लेस देन 60% नहीं होते हैं। जो टू सेल स्टेज पॉलिनेशन होता है वो लेस देन नहीं, ओवर 60% प्लांट में यहाँ पर टू सेल स्टेज पॉलिनेशन होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेस देन नहीं होता है। ये सारे पॉइंट, लेस देन, मोर देन, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, लेस देन नहीं, मोर देन, टू सेल स्टेज पॉलिनेशन जो होता है मोर देन 60% में होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके स्पर्म इजैकुलेटेड पर क्वाइटस एज। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि स्पर्म इजैकुलेटेड पर क्वाइटस कितना होता है, कि अगर एक क्वाइटस जब हम एक बार मीटिंग करते हैं तो यहाँ पर स्पर्म कितने इजैकुलेट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 200 to 300 मिलियन। कितने इजैकुलेट होते हैं बताइए, यहाँ पर होते हैं 200 to 3 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं वन क्वाइटस में। तो आपको पता होना चाहिए जब वन एक बार मीटिंग होती है तब यहाँ पर 200 से 300 स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। और आपको पता होना चाहिए 40% जो होते हैं वो सेम होते हैं, आपके सेम शेप के होते हैं, एंड वहीं पर जो 60% होते हैं वो होते हैं आपके डिफरेंट शेप के। यही सारी चीज़ें करने का काम करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 122 120 क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर पूछा गया आपका मेमोरी लोब प्रेजेंट इन ईच मेमोरी ग्लैंड। तो ईच मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं 15 to 20। ये पॉइंट्स आपको जस्ट एज इट इज याद रखना है। यहाँ से पूछा गया आपका ईच, अगर मान लीजिए यहाँ से पूछ लेते बोथ मेमोरी ग्लैंड में कितने प्रेजेंट होते हैं तो आपका आंसर क्या आता 52, यहाँ पर 20, यहाँ पर 32 40 आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये बोथ का हो गया, ये ईच का हो गया। ये भी पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ईच पूछा है या बोथ पूछे है। तो ईच मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोब्स होते हैं आपके 15 to 20। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 21 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। इनमें से कौन सी मैचिंग आपकी करेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं सॉरी सबसे पहले देखते हैं हमारे, देखिए जैसे आपको कुछ चीज़ें जो है वो डायरेक्टली आपको पता है, जैसे लेंथ ऑफ ओवरी तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। लेंथ ऑफ ओवरी आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। ओवरी की लेंथ ऐसे में देखी जाती है, ब्रेड्थ ये होती है आपकी, थिकनेस इस तरीके से होती है। आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ ओवरी होती है आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब होता है आपका फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज जो ब्लीडिंग फेज बोलते हैं हम उसे 3 to 5 डेज होता है। मेनापोज स्टेज होती है, एक मेनार्च स्टेज होती है जो इनिशियल स्टेज होती है, एंड मेनापोज जो स्टेज होती है उसे हम स्टॉप बोलते हैं, जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, वो होती है आपकी 50 ईयर। लेकिन आपको एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना है कि जो मेल होते हैं, मेल में क्या मेनोपोज स्टेज होती है या नहीं। मेल जो होते हैं, मेल में मेनापोज स्टेज होती है, राइट या रॉन्ग, आप बताइए। यहाँ पर मेनापोज स्टेज होती है तो आपको पता होना चाहिए मेल में मेनापोज स्टेज नहीं होती। मेल में आपके जब तक मेल रहते हैं लाइफ टाइम आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है, लाइफ टाइम स्पर्म फॉर्म होता रहता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका ये कौन सा 50, ये आपका करेक्ट हो गया। ह्यूमन मोरूला जो होता है यहाँ पर 16 to 20 ब्लास्टोमर होता है, गलत। मोरूला जो स्टेज होती है वो 8 सेल स्टेज होती है, 8 सेल स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ई वाला रॉन्ग हो गया, तो ई वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ई यहाँ पर है तो ये रॉन्ग हो गया, थर्ड फोर्थ में ये है ये रॉन्ग हो गया। तो अगर आपको एक भी स्टेट ये वाला पता होगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड, ए बी सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 122 क्वेश्चन नंबर। 122 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाले पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था 1951 में। इसे आप एज इट इज याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट होते हैं आपके एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया 1971। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे नीट में पक्का पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 124। 124 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी 7.2 बिलियन, बताइए। वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी 2011 7.2 बिलियन थी, करेक्ट है बिल्कुल एज इट इज आपको याद करना है। इंडियन पॉपुलेशन 2011 में 1.2 बिलियन थी, ये भी आपका करेक्ट है। एज ग्रुप मोर प्रोन टू एसटीडी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो कौन सी एज होती है 15 to 24 ईयर्स, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 125 क्वेश्चन नंबर। 125 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं तो ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप देखेंगे, यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी एंड वर्क ऑन इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। इन्होंने किस पर वर्क किया, एम्ब्रियोलॉजिकल पे किया, टैक्सोनॉमी पर इन्होंने वर्क किया है, एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए इसके आंसर है यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर टैक्सोनॉमी एंड वर्क ऑन इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर किसने, पंचम महेश्वरी। या आप जब 12th की एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यही थे जिन्होंने आपकी एनसीईआरटी बुक भी सबसे पहले फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी बुक जो इंट्रोड्यूस की थी उसको पब्लिश किया था, वो पंचम महेश्वरी जी ने
उसको किया था। ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 126 हमारा क्वेश्चन नंबर। देखिए अगर मान लीजिए ये भी आपको पता नहीं होगा तो कुछ चीज़ें अल्फा क्वार्टी की तो होगा नहीं, ये तो आपको पता ही होंगे। कंचम महेश्वरी तो कोई थे ही नहीं, इतना भी आपको तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। और डोडगनी, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। पंचम महेश्वरी जी ने एम्ब्रोलॉजी का इस्तेमाल किया था, टैक्सोनॉमी का, एंड परफॉर्म इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर इन्होंने वर्क किया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 126 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। मॉइस्चर बाई मास इन मैच्योरेटेड सीड में कितना होता है। मॉइस्चर बाई मास का परसेंटेज पूछा गया है मैच्योर सीड में, तो मैच्योर सीड में इसका परसेंटेज होता है 10 to 15%। मैच्योर बाई मास, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके डाटाबेस क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट होता है हमारा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ टेस्टीज। जो टेस्टीज होती है उसकी जो लेंथ होती है और ब्रेड्थ कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है एंड ब्रेड्थ इसकी चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। एज इट इज आपको याद रखना है। नेक्स्ट होते हैं, क्योंकि ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ये आपके डाटाबेस सारी चीज़ें हैं, तो आपको डाटाबेस सारी चीज़ों को उसी टाइप से याद करना है जिस तरीके से है। तो डाटा में क्या ही आप चेंज कर सकते हो, तो आपको थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 128 क्वेश्चन नंबर। क्योंकि आपको पता है कि अभी नीट 2015 में आपके 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट साइंटिस्ट बेस्ड आए हैं एंड डाटाबेस क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन आपके डाटा बेस्ड आए हैं। इसीलिए मैंने आपको ये सीरीज कराई है जिससे आपको सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएं, आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूँ। नेक्स्ट देखते हैं 128 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। सिलेक्ट करेक्ट मैच, यहाँ पर करेक्ट चीज़ पूछी गई। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टी, देखो जैसे मैंने अभी वहाँ पर देखो बोथ टेस्टी का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, ईच टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितनी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच का पूछा गया या बोथ का पूछा गया, यहाँ पर 250 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी एट पॉवर्टी के समय पर 60,000 to 80,000 यहाँ पर और क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ये दोबारा से आपके फॉर्म नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर 50 ईयर्स में मेनोपॉज स्टेज आ जाती है। 50 ईयर्स में यहाँ पर मेनोपॉज स्टेज आ जाती है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें पॉवर्टी के समय पर स्टेबलाइज होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर टाइम क्या लाइफ टाइम तक होती है। वहीं पर यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल हो जाता है, ये आपके जब आपका फॉर्म होता है एम्ब्रियो का, जब बनते हैं वहीं पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्म शो बिगरस मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कुछ स्पर्म जो बिगरस फर्टिलिटी कितने शो करते हैं आपके, बहुत अलग फर्टिलिटी, मतलब बिगरस बहुत फास्ट फर्टिलिटी ये होते हैं आपके 40%। नेक्स्ट जो होते हैं नॉर्मल फर्टिलिटी जो शो करते हैं वो आपके 60% होते हैं, जो मैंने आपको पीछे बता रखा है। अगर थोड़ा सा पर इंटरचेंज हो गया डाटा तो उसको आप ध्यान रख लीजिए कि जो बिगरसली फॉर्म होते हैं वो आपके 40% पाए जाते हैं। जो स्पर्म होते हैं यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यही 40% में आपके जाते हैं और एक आपका स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो 60% होते हैं ये सेम शेप और आपके सेम साइज के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 129 क्वेश्चन नंबर। 129 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, स्पर्म ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी और शेप एंड साइज की मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, वहीं 40 जो होते हैं वो विगरस शेप और साइज के होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका 130। ये भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन 196 -196 डिग्री पे यहाँ पर क्या होता है, आपका स्पर्म स्टोर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 131 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 131 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन सेट 3 सेल स्टेज। आपको पता है 2 सेल स्टेज तो क्या है, ओवर 60% होता है। तो आपको पता है यहीं पे एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन सेट तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, वहीं एंजियोस्पर्म जो होते हैं पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज वाले, 3 सेल स्टेज होता है, एक होता है आपका 2 सेल स्टेज। आपको पता होना चाहिए वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स होती हैं। 2 सेल स्टेज जो होती है वहाँ पर आपकी वेजिटेटिव और सेकंड होती है आपकी जनरेटिव सेल।
जनरेटिव सेल्स जो होती हैं मूव ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 सेल स्टेज जो होती हैं यहाँ पर आपकी वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स होती हैं। वहीं 3 सेल स्टेज होती है यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी कहाँ पर आपके जनरेटिव सेल में। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 सेल स्टेज होती है वो आपके कितने होते हैं, आपके मोर देन 60% से, जबकि 3 सेल स्टेज जो होती है वो लेस देन 40% में प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म लेस देन 40% में 3 सेल स्टेज आपकी प्रेजेंट होती है। आपको पता होना चाहिए 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज के बारे में। नेक्स्ट होता है आपका 132 क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1900 में कितनी थी आपकी, तो आपको पता होना चाहिए 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, और जिन्हें मिलियन में निकालेंगे तो 2000 मिलियन पॉपुलेशन थी। वहीं आपके 2011 सेंसस के आपने देख लिया, वहीं बढ़कर जब 2000 आया तो वहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी 6 बिलियन हो गई। एंड नेक्स्ट जब 2011 में देखा तो यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई। तो आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, जिसे 2000 मिलियन भी बोलते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 133, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड विथिन। तो इमरजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो पिल्स होती हैं वो आपको विथिन 24 to 72 आवर्स में आपको पिल्स देनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी आगे चीज़ें, तो पता ही है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं उन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विथिन 24 to 72 आवर्स इनको देना पड़ता है 2 डेज के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विथिन आ जाएंगे आपके 72 आवर। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। आफ्टर 72 आवर दे नहीं सकते, आफ्टर 72 ओवुलेशन हो जाएगा, एंड 120 आवर्स ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 133 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 134, ये वाला पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप 2 स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमटीपी इन वर्ल्ड पर ईयर, की एमटीपी का मतलब क्या होता है, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है, अबॉर्शन। अबॉर्शन तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर अबॉर्शन, तो अबॉर्शन को लीगलाइज कब किया था, जो भी मैंने अभी आपको बताया था कि लीगलाइज इंडिया में कब हुआ था, 1971 में। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपको बताना चाहिए। अबॉर्शन होता है तो नियरली वर्ल्ड में कितने होते हैं, 45 to 50 मिलियन नियरली अबॉर्शन होता है पर ईयर। बहुत सारे तरीक़ों से होता है, जैसे मान लीजिए कुछ डिसीज़ वगैरह हो गया तो उसके लिए हम अबॉर्शन करा देते हैं, क्योंकि फिर वो डिसीज़ वाला जो बेबी होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी होती है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम अबॉर्शन करा लेते हैं। तो अबॉर्शन जो एमटीपी थे उसको लीगलाइज 1971 में कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 135 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी मैंने आपको बता दिया 7.2 मिलियन है आपकी 2011 में। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लेस देन 2% से घटी है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। इसके बाद होता है 136 में देखते हैं कि द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी वो किसने बताया था, तो देखिए वो वैसे तो आपके एलिस जेफरी ने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, आपको पता होना चाहिए। बाकी और देख लेते हैं। हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या बताया था, आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद मोनार्ड से इन्होंने छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स के फिर उनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी, एंड नेक्स्ट होते हैं आपके ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने क्या बताया था, आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने आपको बताया था हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट हो गया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने आपको हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने बताया था आपका
वो बताया था, जस्ट सॉरी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, ग्रिफिथ ने बताया था आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, इन्होंने बताया था, सॉरी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने आपको बताया था। हर्थे एंड चेज ने आपको बताया था कि डबल हेलिकल, सॉरी, हर्थे एंड चेज, हर्थे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने आपको डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका एंटी पैरेलल होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने बताई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था आपके एलेक जेफरी ने। तो ध्यान होना चाहिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक जेफरी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 137 क्वेश्चन नंबर। 137 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, तो आपको पता ही है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय। डीएनए सबसे पहले किसने बताया था? एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई, किसने बताया था? तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रिफिथ जो थे, फ्रेडरिक, आपके जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने क्या बताया था? आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो देखिए, ग्रिफिथ ने आपके बताए थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। अब देखिए, आप जो डीएनए एजेनेस्टिक सबस्टेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया था? आपके हार्थ एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये आपको पता चल गया। न्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल वो नहीं बताए थे। हैंकिंग वाला, ये हैन के ऊपर स्ट्रक्चर किया था, हैंकिंग वाला, ये हैन के ऊपर, ये वाला नहीं था आपका, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये तो होंगे ही नहीं आपके। हैंकिंग, हार्थ एंड चेज, ये भी नहीं होगा। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग, तो नेक्स्ट आपका क्या आया? इससे अभी आप पता चल कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, फ्रेडरिक मिक्सचर। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था आपका कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने आपका जेनेटिक मटेरियल, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। इन्होंने आपका कौन सा लिया था? फॉस्फोरस एंड सल्फर वाला जो एक्सपेरिमेंट लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, आपको पता होगा, ध्यान होगा, वाला एक्सपेरिमेंट लिया था। और इन्होंने बताया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बाकी सब पहले सब प्रोटीन वगैरह के बारे में कर रहे थे कि वो आपका हो सकता है, तो इन्होंने क्या बताया था कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? फ्रेडरिक मिक्सचर। नेक्स्ट हम देखते हैं 138 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो 138 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है, जैसे आपको ये आपका कौन से चैप्टर में दे रखा है? इवोल्यूशन चैप्टर में आपको दे रखा है। जो फर्स्ट जो सेकंड पेज है ना आपका, इस साइड वाला, वहाँ पर आपको दे रखा है। तो आपको इसको पता होना चाहिए। नेम द नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मिलाए आर्ची प्लेगो, किसने वर्क किया था इस पर? मिलाए आर्ची प्लेगो पर। तो आपको पता होना चाहिए कि हैंकिंग, वो तो हैंग होंगी नहीं। ये आपकी किस में, कौन सी चैप्टर में है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। ये मुझे बताएंगे कि हैंकिंग ने क्या किया था, कौन से? प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में तो ये होंगे नहीं। एस एन मिलर, इन्होंने क्या किया था? नाइट्रोजन वगैरह, H2O, इन्होंने बताया था कि कौन कौन से, एस एन मिलर ने बताया थी नॉन लिविंग थिंग्स से सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, ये नहीं होंगे। हार्डी वेन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बताया था? P² + Q² + 2PQ, ये वाला इन्होंने बताया था, तो ये नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए नेस्ले हुबरकिन मिलाया आर्किपिटोस पर अल्फ्रेड वॉलेस, इन्होंने इस पर वर्क किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो इन्होंने वर्क किया था, जो आपके डार्विन थे ना, उन्होंने जो गैलापागोस आइलैंड पर वर्क किया था, वो इन्होंने सेम किया था, लेकिन इन्होंने किस पर किया था? मलाय आर्किप्लोज पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस पर किया था? जो डार्विन ने वर्क किया था, आर की वैल्यू पर, कि जो आर जो होती है, जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो स्पीसीज होगी वो सरवाइव करेंगी। वहीं इन्होंने वर्क किस पर किया था? आपके मिलाए आर्चिपेलागो पर, अल्फ्रेड वॉलेस ने। तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है आपका 139।
39 की अगर हम लोग बात करें, मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किसके बारे में बताया था हमें? सेमी कंजर्वेटिव के बारे में। सेमी कंजर्वेटिव, ये आपने सारी चीजें पता होंगी। सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। नेम द इनकरेक्ट मैच पूछा गया है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किस में दिया था। देखो डाटाबेस सारी चीजें हैं, तो वो आपको उसी तरीके से याद करनी ही पड़ेंगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक लगा के आपको थोड़े पॉइंट बता दूंगा, उससे आप सारी चीजें बता कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या बताया था आपका? सबसे पहले डीएनए के बारे में इन्होंने बताया था। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज कि जब इन्होंने डीएनए के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने जेनेटिक जेनेटिक जो मेकअप जेनेटिक ऑर्डर होता है उसके बारे में आपको बताया था हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने। तो इससे आप सबसे पहला रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट आपको पता चल गया। हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या किया था? डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था। तो आपको पता है कि वो 1952 में बताया था इन्होंने। तो ये वाला आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखिए, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक्स ने जो किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर हमारे लैपटॉप की थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो इसको 1 मिनट चार्जिंग पे लगा लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। अभी स्विच ऑफ हो जाएगा वरना। हाँ, तो चलते हैं। 139 ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। तो हम बात कर रहे थे आपके हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था। वहीं डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर डीएनए प्रपोज में वाटसन एंड क्रिक, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो देखो, एक बार डीएनए की आपकी जेनेटिक मटेरियल को पता चल गया, तो वहीं पर डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था तो उसके बाद ही तो होगा, लेकिन इसकी डेट रॉन्ग होती है। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली इसी तरीके से याद रखना है कि वो 1953 में इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। वाटसन एंड क्रिक्स ने, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। वाटसन एंड क्रिक्स ने क्या बताया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ग्रिफिथ ने क्या बताया था आपका? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से नाम याद रखने हैं। ये सारी चीज़ों की डाटा को आप एज इट इज ऐसे ही तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट मैच कौन सा आ गया? तो यहाँ पे आपको पता चला मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव, ये करेक्ट हो गया। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952। उसके बाद आपका डीएनए का पता चला कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो कि वाटसन एंड क्रिक्स ने बताया था। वो 1963 में नहीं, 1953 में बताया था। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट है हमारा 140 क्वेश्चन नंबर। 140 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच क्या कहता है? देखिए, जैसे आपको ये भी पता नहीं है, तो इतना तो पता होगा कि अभी जो नॉर्मल मैन है उनका सीसी कितना होता है? वो आपका 100 नहीं होता है। कितना होता है? 1200 से आपको पता होना चाहिए उनका कितना होता है आपका, सॉरी, उनका जो होता है वो टुडे मैन जो होते हैं उनका होता है 1350 से लेके 1400 सीसी। तो आपको पता होना चाहिए। वहीं पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड की जो कैपेसिटी थी वो हमसे बहुत ज़्यादा थी। उनकी लगभग 1500 सीसी थी। तो इसीलिए वो बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते थे। उन्हें उनका माइंड देखा है ना आपने, वहाँ पर क्या उनके माइंड में आपकी गायरी एंड सरकाई सरकाई ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। गायरी एंड सरकाई उनके माइंड में ज़्यादा प्रेजेंट थी 1500 सीसी। क्योंकि जब उनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके ब्रेन में देखा गया तो पता चला कि वहाँ पर गायरी और सरकाई ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। उनकी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। हमारी जो है 1350 से 1400 कुछ लोगों की तो इतनी भी नहीं है। तो ये बोलेंगे कि हमारी तो इतनी भी नहीं है भैया।
तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो आपको अगर ये पता भी नहीं है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी ये आपको डाटा याद करना ही है, क्योंकि अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया, आगे आपसे पूछ लेंगे किसी और क्वेश्चन में कि होमोडेक्टाइलस की कितनी, तो आपको पता नहीं चाहिए कि उनकी, देखो सबसे पहले कौन है आपके होमो एविलिस, तो आपको याद रखना है कि होमो एविलिस की आपकी 650 से 800 के बीच में। नेक्स्ट होते हैं आपके होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की आपको ध्यान रखनी है 900 सीसी होती है। नेदरलैंड मैन की आपको ध्यान रखनी है 1400 सीसी होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वहीं पर जो टोटे मैन होती है उनकी 1350 से 400 सीसी के बीच में होती है। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें कि सबसे पहले आप आंख बंद करके आप थोड़ा सा कीजिए। सबसे पहले आपके होमो हैबिलिस आए थे, तो होमो हैबिलिस की सबसे कम होगी 650 से 800 सीसी के बीच में होगी। नेक्स्ट आए थे आपके होमो इरेक्टस, तो आपको होमो इरेक्टस की थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 900 सीसी हो जाएगी। उसके बाद आपके ये आप जो नेंदरथल मैन आए थे उनकी 1400 सीसी होती है, और टुडे मैन की भी इतनी ही होती है, आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। रामापिथेकस आए थे, इस वो भी बहुत है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं 141 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। तो आइए 141 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन विच ईयर अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका, जो कि कहाँ पर, ये वाला आपने एग्जाम्पल कहाँ पर पढ़ा है, ये थोड़ा हमको कमेंट में आप बताइए। कहाँ पर पढ़ा था ये आपने, तो थोड़ा हमें आप बताइए इसके बारे में। ये बताना है आपको। इन विच ईयर a fish caught in South Africa happened to be coelacanth which was thought to be extinct। आपने कहाँ पढ़ा, ये एवोल्यूशन चैप्टर में ही है आपके। वहाँ पर एक साउथ अफ्रीका में मछली पाई गई थी, वो अब एक्सटेंट हो चुकी है, जो कि आपकी क्या थी, कोयलाकैंथ विच वाज थॉट टू बी एक्सटेंट। वो कब हुई, 1938 में। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होते हैं आपके ऑन अर्थ। ऑन अर्थ तो आपको पता होना चाहिए, ऑन अर्थ प्लेनेट, अर्थ प्लेनेट पे द इनवर्टिब्रेट बस फॉर्म एन एक्टिव इनवर्टिब्रेट कब आए, तो आपको बताना चाहिए वो आए आपके 500 मिलियन ईयर एगो। 500 मिलियन ईयर एगो जो आपके इनवर्टिब्रेट फॉर्म एन एक्टिव। नेक्स्ट आपको ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है कि 350 में कौन आया, 350 में 200 मिलियन ईयर एगो फिर क्या हुआ था। इस तीनों पॉइंट्स आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। ये इस तरीके से आप इस चैप्टर में थोड़ा जाएंगे तो इवोल्यूशन चैप्टर क्या है, बच्चे बहुत डरते हैं ये वाले चैप्टर, इसीलिए मैं आपके लिए एमसीक्यूज टाइप से ये क्वेश्चन लाया हूँ, इससे आपको डाटा भी सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो ये वाले आप थोड़े चीज़ों को देखना एक बार एनसीईआरटी में जाके। जैसे 500 मिलियन ईयर एगो, ये तो आपको डायरेक्टली याद हो गया क्योंकि आपसे पूछा गया है। प्लानिट, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो जैसे आपसे पूछा गया है कि इनवर्टिब्रेट कब आए थे, फॉर्म एक्टिव, तो आपने इसको जस्ट याद कर लिया कि 500 मिलियन ईयर है। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी में जाके देखेंगे 320 में क्या हुआ था, 350 एंड 200। आप कमेंट में बताएंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी का थोड़ा सा नॉलेज भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइंटिस्ट बिलीव म्यूटेशन कॉज क्रिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन। तो ये आपको पता ही होगा, म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था हमें, इन्होंने बताया था आपको, म्यूटेशन के बारे में बताया था आपको किसने, बताइए, म्यूटेशन के बारे में बताया था हुगो डी ब्राइस ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था, हुगो डी ब्राइस ने। एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में किसने बताया था, डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन तो आपको पता होना चाहिए। म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था आपको, म्यूटेशन के बारे में आपको किसने बताया था, हुगो डी ब्राइस ने। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। हुगो डी ब्राइस एंड सीएशन, तो ध्यान रख लेना इन दोनों पॉइंट को कि म्यूटेशन एंड सीएशन के बारे में हमें किसने बताया, ये बताया आपके हुगो डी ब्राइस ने, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके, जस्ट एसिड याद रखना है इसको बस, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। देखो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि नेचुरल सिलेक्शन और डिसेंट के बारे में किसने बताया, तो बताया आपके टू की कॉन्सेप्ट के बारे में बताया आपका डार्विन ने। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके 145 क्वेश्चन नंबर। 145 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर कौन सा करेक्ट मैच है,
जैसे बीटा जो थैलेसीमिया है आपका, ध्यान रखना वहाँ पर क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होता है, एंड अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है। दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम जो होता है यहाँ पर ट्रायोसेमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम पर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ट्रायोसोमी मतलब 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं आपके 46 प्लस एक्स वाई। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में ट्रायोसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम जो होता है यहाँ पर एक क्रोमोसोम आपका कम हो जाता है। देखिए वो जो लिखा है ये एक यहाँ पर क्रोमोसोम एक कम होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम जो होती है वहाँ पर ट्रायोसोमी हो जाती है, वहीं टर्नर सिंड्रोम पर यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके सारे तो आपको पता चल गया ये वाला जस्ट 1 मिनट कौन आ रहा है। हाँ, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये वाला बीटा थैलेसीमिया आपका क्रोमोसोम नंबर 11 प्रेजेंट होता है, अल्फा थैलेसीमिया आपका क्रोमोसोम नंबर 16 पे। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसकी ट्रायोसोमी हो जाती है, ट्रायोसोमी 21 क्रोमोसोम पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, टर्नर सिंड्रोम पर यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो ये वाला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 146 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 146 हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर सबसे पहला आपने अभी पढ़ा जस्ट डाउन सिंड्रोम पढ़ा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 47 क्रोमोसोम हो गए, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई टर्नर सिंड्रोम में जस्ट अभी आपने पढ़ा एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रायोसोमी हो जाती है। जस्ट अभी पढ़ा आपने ट्रायोसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम पर। वही नेक्स्ट आपने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यहाँ पर 144 प्लस एक्सो हो जाते हैं, क्रोमोसोम कम हो गया। वहीं लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम एक ज़्यादा हो जाते हैं। ये क्या करते हैं आपके, जैसे बाई क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाता है, तो इसके जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है गायनेकोमिस्टिया हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, गायनेकोमिस्टिया गायनेकोमिस्टिया हो जाते हैं, कैरेक्टर फीमेल जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं, फीमेल कैरेक्टर ऑन मेल। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके करेक्ट आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 147 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये वाला भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस में व्हाट इज द फिनोटाइपिक एज वेल एज द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे आपका स्नैपड्रैगन हो गया, डॉग प्लांट हो गया, ये सारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो का बिल्कुल सेम होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:2:1, 1:2:1। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता है, जो कि आपका एग्जांपल है स्नैप ड्रैगन। ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या लिए थे इन्होंने, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, पिंक और रेड फ्लावर लिए, पिंक एंड वाइट फ्लावर लिए थे। वहीं जब इन्होंने इसका किया तो यहाँ पर एक फ्लावर जो आया वो रेड आ गया। ये इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 148 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। 148 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि इन डाईहाइब्रिड क्रॉस देयर आर 16 स्क्वायर। इसको आप इट इज याद कर लेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है आपका जीनोटाइप, तो आप जैसा मैं बताऊँ एज इट इज बस उसको उसी तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक की रेशियो पूछी गई है, कहाँ पर, आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन पे। तो आपको जैसे पता है फिनोटाइपिक वो वहाँ पर रेशियो आपको बताया था ना, 9:3:3:1 वो वाला। तो आप उस टाइप से यहाँ पर 16 स्क्वायर पूछे गए हैं। तो आप सबसे पहले जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर, डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर 9 और 4, इसको एज इट इज जस्ट याद कर लीजिए आप इसी टाइप से, बस तो देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद करना है कि यहाँ पर जीनोटाइपिक पूछा जाए तो यहाँ पर 9 एंड फिनोटाइपिक आपका यहाँ पर 4। नेक्स्ट देखते हैं, आइए 149 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। 149 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, ईच प्रेगनेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। तो आपको पता नहीं चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दोनों की
50% होती है। जो होता है एक्स भी हो सकता है, या एक्स जो आता है वो वाई के साथ ज्वाइन कर सकता है। जो हमारे जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और लास्ट वाला जो होता है तो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये जो होते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं। वहीं वो जो 22 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, उस दोनों में सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? 22 ने 23 वहाँ पर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। तो आपको पता चल गया यहाँ पर 50%। नेक्स्ट देखते हैं 150। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है, पता ही है आपको, 2.2 मीटर होती है। देखिए ए का सेकंड, जैसे ए का सेकंड है तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ये कट गया। तो आपने देख लिया ए का सेकंड, बी से ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपको बी वाला पता नहीं है, तो आ जाइए सी वाले पे। तो सी वाला जैसे आप देखेंगे कि बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो यहाँ पे भी बेस पेयर लिखे हैं। तो यहाँ पर कोई भी बेस पेयर के बारे में पूछे नहीं, तो आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कि सी का फोर्थ आ गया। तो देख लीजिए सी का फोर्थ किसमें है यहाँ पर, जैसे ये वाले तो कैंसिल हो गया, सी का फोर्थ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो इस तरीके से भी आप इस फंक्शन को कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको ट्रिक से इसीलिए सारी चीज़ें अलग अलग ट्रिक से बता रहा हूँ। बाकी जो पता होने को, ये भी पता हो सकता है, ये भी पता हो सकता है कि इक्वल डिवाइड 20 मिनट्स में होती है, यहाँ से भी कर सकते, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको हर तरीके से सॉल्व करने में आ जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे जो हमारी सीरीज चल रही है डाटा एंड साइंटिस्ट वाली सीरीज की, तो वहाँ पर हमारे 50 MCQs कंप्लीट होते हैं। तो आपको इस टाइप की सीरीज कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट में बताइए, और क्या क्या चीज़ें करानी है वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए एक सेशन लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से 75 डेज में नीट के बारे में सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं और किस तरीके से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। थैंक यू, देखते हैं उनके बारे में।